अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डीटीएच क्रिकेट के साथ मैं हूं जवाद खलील और आज भी हमारे साथ मौजूद हैं साबिक फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर और पीसीबी के तहत कोयटा रीजन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं जनाब मलिक ज़ियाउद्दीन कासी साहब। सर वेलकम टू द शो, बहुत बहुत शुक्रिया। बात करूंगा क्रिकेट पे ही, और पाकिस्तान ने जिस तरह साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज़ विन की 2-1 से, और ये साउथ एशिया की वाहिद वो टीम है जिसने 2013 से लेके अब तक 2 सीरीज़ अपने नाम की। बड़ी बड़ी टीमें इंडिया और श्रीलंका भी पहले बहुत अच्छी टीम थी, साउथ अफ्रीका में कोई सीरीज़ विन नहीं कर सकी। 2013 में मिसबा उल हक की क़यादत में विन किया और अब बाबर आजम की क़यादत में ओडीआई सीरीज़ विन की। सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बताया कि साउथ अफ्रीका की कंडीशन स्पेशली साउथ एशियंस टीम्स के लिए काफ़ी मुश्किल होती है। इसी वजह से जो हमारी बड़ी टीमें, इवन इंडिया जैसी टीम भी वहाँ पे कोई ख़ास कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाई। तो ये पाकिस्तान टीम के लिए एजाज़ की बात है कि सिंस 2013 ये उन्होंने दूसरी दफ़ा साउथ अफ्रीका को उन्हीं की कंडीशन में हराया है। तो मेरे ख़्याल में ये जो सीरीज़ विन हुई है वनडे की, ये बिग अचीवमेंट है ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि बाबर आजम के लिए एज ए यंग कैप्टन बड़ी अचीवमेंट की बात है। श्योर सर। सर जिस ग्राउंड पे मैच हुआ कल कासिफ साहब, उसके हवाले से बात करूं तो आखिरी 10 मैचों में वहाँ ग्राउंड की जो एवरेज है पहली बैटिंग की वो टोटल 190 है और पाकिस्तान ने 320 रन स्कोर कर दी। तो क्या पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बैटिंग की या पिच में कुछ डिफरेंट था? असल में ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि लास्ट 10 मैच की एवरेज जो 190 ऑड रन्स थी, और ये पिच शुरू में स्पेशली डे मैच में अर्ली पहली इनिंग्स में थोड़ी सी ये स्लो खेलती है, जिसकी वजह से इस पर स्ट्रोक खेलना थोड़ा आसान नहीं। बल्कि ये पहले 2 मैचेस में भी ये बात थी। पहले मैच में पाकिस्तान ने जब टॉस जीत को उनको खिलाया तो सेकंड टाइम पे जब पाकिस्तान ने चेस किया तो वो विकेट बड़ा अच्छा खेल रही थी। कल भी यही हुआ कि शुरू में विकेट बड़ी स्लो खेल रही थी और इसमें खेलना बड़ा मुश्किल था, लेकिन बहरहाल वहाँ पे मैं दाद दूंगा फ़खर जमान को जिसने स्टे किया और बड़ी अच्छी मतलब उन्होंने इनिंग्स के लिए इमाम उल्लाह के साथ बड़ी अच्छी पार्टनरशिप रही और फिर बड़ा अच्छा फिनिश किया कप्तान ने, बाबर आजम ने। अगरचे दरमियान में उनके स्पिनर्स ने बड़ा कंटेन भी किया तो विकेट स्टिल स्लो खेल रही थी, लेकिन मैं ये दाद दूंगा, स्पेशल दाद दूंगा पाकिस्तानी बैट्समैन को जो बहुत अच्छा खेले, और स्पेशली जिस तरह एंड में हसन अली ने इसको फिनिश किया तो हम इसको 300 प्लस टारगेट देने में कामयाब हुए। तो सर आप क्या समझते हैं जो कल का विकेट था साउथ अफ्रीका में वो स्पिन विकेट था? क्योंकि आप साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स को देखें तो उनके कोई स्पिनर्स ऐसे नहीं थे, पार्ट टाइम स्पिनर्स ही थे। ईडन मार्करम हो गया, स्मार्ट्स हो गए, पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं, वो भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और पाकिस्तान के स्पिनर्स ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। जी जी बिल्कुल, ये स्पिनर्स फ्रेंडली विकेट थी। जिस तरह मैंने बताया कि पहले फर्स्ट हाफ में स्लो भी खेल रही थी, और ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ कि आखिरी 10 ओवर्स में साउथ अफ्रीका के 10 में से 9 ओवर्स स्पिनर्स ने किए। अगरचे उनको 1-2 ओवर्स बड़े महंगे भी पड़े जिसमें बड़ी अच्छी हिटिंग की हसन अली वगैरह ने, लेकिन ये बात तय थी कि स्पिनर्स को हेल्प मिल रही थी। और स्पेशली मिडल ओवर्स में 35 के बाद जो कुछ ओवर्स हुए उनके स्पिनर्स ने काफ़ी कंटेन भी किया। पाकिस्तान जो शुरू में जब फ़खर और बाबर खेल रहे थे तो यूँ लग रहा था कि 300 प्लस करेंगे, लेकिन बाद में जब विकेट गिरी अपनी उसकी फ़खर की तो पाकिस्तान बड़ा काफ़ी कंटेंट हुआ है, तो जिसको कवर किया एंड में हसन अली ने। अच्छा सर, मैं फ़खर ज़मान पे भी आता हूँ बाद में, लेकिन पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि पहला मैच देख लें, दूसरा मैच देख लें, तीसरा मैच देख लें, हमारा टॉप ऑर्डर ओपनर्स 1 डाउन बड़ा अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन फिर 30 ओवर गुजरते हैं, 32 ओवर गुजरते हैं, हमारी दूसरी विकेट तीसरी विकेट गिरती है तो वहाँ पे एक किस्म की हमारी लाइन लग जाती है, नीचे आके हमारे टेल एंडर्स ही थोड़ा स्कोर कर जाते हैं। तो सर पाकिस्तान को कौन से ऐसे प्लेयर कब मिलेंगे जो आपको मिडिल ऑर्डर में भी परफॉर्म करके देंगे? ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही। मिडल ऑर्डर्स में पाकिस्तान का काफ़ी इशू आ रहा है, ना सिर्फ इस सीरीज़ में बल्कि पहले मैचेस में भी आ रहा है। इस सीरीज़ में भी आपने देखा कि काफ़ी चेंजेस हुए। आसिफ अली थे और दानिश अजीज़ थे, फिर इस मैच में सरफराज को लेके आए, जो ज़ाहिर है फिर प्रेशर सिचुएशन में इतना मुश्किल होता है स्कोर करना। तो हमारे इस सीरीज़ में टॉप के 3 बैट्समैन ही चले, फ़खर चला, बाबर आजम चला और इमाम चला, उसके बाद अलावा किसी ने स्कोर नहीं किया और कुछ सपोर्ट उसमें टेल ने दिया। तो ये बात आपकी ठीक है कि हमारी कोई इस्टेब्लिश मिडल ऑर्डर लाइनअप नहीं है, तो सेलेक्टर्स को ये चाहिए कि कोई अच्छे यंग्स प्लेयर को यहाँ पे चांस दे और मुस्तकिल चांस दे, क्योंकि विथ दिस फ्रेजाइल मिडल ऑर्डर बैटिंग
अहम मुकाबलों में, वर्ल्ड कप के मुकाबलों में शायद हमें बहुत नुकसान उठाना ना पड़े। श्योर सर। सर फ़खर ज़मान की बात करता हूँ, बैक टू बैक सेंचुरीज़ 193 फिर 103, और फ़खर ज़मान पे काफ़ी तनकीद भी हुई क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी की वो फाइनल था जिसमें इंडिया के खिलाफ सेंचुरी की। उसके बाद फ़खर ज़मान की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही, भले उन्होंने 210 भी किए जिम्बाब्वे के खिलाफ, लेकिन अब उन्होंने अपनी जो पुरानी परफॉर्मेंस थी दोबारा बहाल की, ठीक है, एक दफ़ा फिर फॉर्म में आ गए और बैक टू बैक सेंचुरीज़ और मैन ऑफ द सीरीज़ भी करार पाए। जी, फ़खर ज़मान ही वाज द फास्टेस्ट टू द 1000 रन्स जो उसने रिकॉर्ड था। जिस तरह आपने फरमाया बड़ा अच्छा स्टार्ट किया, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि गुज़िश्ता 2 साल उससे स्कोर नहीं हुआ, और इस दफ़ा भी शायद वो टीम का हिस्सा ना होता अगर स्पेशल सपोर्ट बाबर की या सेलेक्टर्स ने उनको एक चांस दिया। लेकिन अहम बात ये थी कि उसने कल भी अपने इंटरव्यू में बताया कि वो विकेट पे उसने अपने अप्रोच चेंज की और स्टे करने की कोशिश की। शुरू के 10 ओवर में उसने बिल्कुल सरवाइव किया और उसके बाद में सेलेक्टिव हिटिंग की, और आखिर में दूसरे वनडे में और कल तो खैर काफ़ी अच्छा खेला। तो माइंड फ्रेम में काफ़ी फ़र्क नज़र आया फ़खर के। विकेट पे उसने स्टे किया दोनों मैचेस में, जिसकी वजह से स्कोर करने में कामयाब हुआ। यहाँ पे मैं आपको ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि यूनुस खान के एज ए बैटिंग कोच से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। बाबर आजम ने अपने अप्रोच में काफ़ी उसको भी फ़ायदा हुआ है, और जिस तरह रिजवान ने पिछले कुछ सीजन्स में या कुछ 2-3 सीरीज़ में स्कोर किया है, फ़खर ने किया, तो मैं समझता हूँ कि यूनुस खान की एज ए बैटिंग कोच कंट्रीब्यूशन है। वो हर बैट्समैन पे फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी कुछ अच्छे रिजल्ट हमारे बैटिंग में आ रहे हैं। श्योर सर। सर बिल्कुल सर, यूनुस खान के आने से बाबर आजम की भी बात करें तो बाबर आजम के स्ट्राइक रेट में भी काफ़ी हद तक तब्दीली देखने को मिली है। कल भी उन्होंने 94 रन्स किए 82 बॉल्स पे। तो बाबर आजम अगर 100 कर लेते तो क्या पता वो नंबर 1 बैट्समैन भी बन जाते ओडीआई में। अभी भी तकरीबन थोड़ा सा ही गैप रह गया, अगर कोई स्कोर और कर लिया बाबर आजम ने किसी ओडीआई में अगले जो उनसे सीरीज़ है, तो सर वो नंबर 1 भी बन सकते हैं, विराट कोहली को बीट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बाबर आजम की बिला कोई शुबा बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही है। जिस तरह बिल्कुल एचती एज है कि शायद विराट कोहली को बीट करने में, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इसकी और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि वो शायद मुस्तक़बिल करीब में वो विराट कोहली को एज वर्ल्ड नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन डिस्प्लेस कर दें। श्योर सर। सर ऑलराउंडर्स की बात करें तो हमारे पास कोई ऐसे ऑलराउंडर्स नहीं है, जिस तरह पहले हमारे पास अज़हर महमूद थे, अब्दुल रज़ाक थे, लेकिन सर कल के मैच में एक पॉजिटिविटी भी नज़र आई जब हसन अली क्रीज़ पे आए। उन्होंने 32 रन की 11 बॉलों पे और एक ही ओवर में 4 छक्के भी मारे। तो सर आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्तों में अगर हसन अली पे थोड़ा काम किया जाए तो ये एक अच्छा ऑलराउंडर सामने आ सकता है? जी बिल्कुल, जो रिसेंट होम सीरीज़ में हसन अली की परफॉर्मेंस थी, ना सिर्फ शॉर्टर फॉर्मेट में बल्कि टेस्ट मैचेस में वो बड़ी आउटस्टैंडिंग रही, और इस मैच में तीसरे मैच में उन्होंने साबित भी कर दिया कि उसकी अपनी टेल एंड में जो उन्होंने बड़ी फ्रूटफुल बैटिंग की, और मेरे ख्याल में एट द एंड ऑफ डे उसी की वजह से पाकिस्तान ने ना सिर्फ मैच जीता और बल्कि सीरीज़ भी जीती। तो हसन अली में बिल्कुल तमाम पोटेंशियल है कि वो एक सक्सेसफुल ऑलराउंडर की हैसियत से पाकिस्तान टीम की मज़ीद खिदमत करें। श्योर सर। सर अब्दुल कादिर गुगली के बादशाह, आजकल उनके बेटे उस्मान कादिर पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं, और उन्होंने भी कल अपने फादर की थोड़ी सी झलक नज़र आई उनमें भी जब उन्होंने गुगली पे स्मार्ट्स को बोल्ड किया। तो सर क्या उस्मान कादिर के आने से शादाब खान की प्लेसमेंट होगी कि शादाब खान की अब जगह नहीं बनती ओडीआई टीम में? शादाब खान वाइट बॉल क्रिकेट के हवाले से या शॉर्ट फॉर्मेट के हवाले से एक यूटिलिटी प्लेयर है। वो बड़े अच्छे हिटिंग भी कर लेते हैं, इज़ वेरी गुड फील्डर, और ज़ाहिर इकॉनमी के बॉलर भी थे, लेकिन रिसेंटली उसकी कोई बॉलिंग फॉर्म इतनी अच्छी नहीं रही। तो उसके हवाले से जो ड्यू टू इंजरी उनको बाहर जाना पड़ा, वाइस कप्तान भी थे। तो मैं समझता हूँ कि उस्मान कादिर को जो अपॉर्चुनिटी मिली उसने बड़ा फ़ायदा उठाया। ही इज़ वेरी गुड बॉलर। पिछले जो T20 में भी वो मैन ऑफ द सीरीज़ गुज़िश्ता साल रहे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, और मैं समझता हूँ उसकी जो गुगली है वो बड़ी इफ़ेक्टिव है, क्योंकि आजकल जो लेग स्पिनर है हमारे यहाँ भी, हमारे जो सीनियर लेग स्पिनर है जो टेस्ट में खेलते हैं उसके पास गुगली नहीं है, तो उसकी गुगली बड़ी इफ़ेक्टिव है, फ्लिपर भी अच्छी करते हैं। तो मेरे ख्याल में विद पैसे जब टाइम हो पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ शॉर्टर फॉर्मेट में बल्कि टेस्ट क्रिकेट में भी एक असासा साबित हो सकते हैं। सर लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन, कल जो एक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर खेले मोहम्मद नवाज़, क्या उनके आने से भी पाकिस्तान को काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ थर्ड ओडीआई में? जी, मोहम्मद नवाज़ बहुत ही अच्छे प्लेयर है शॉर्टर फॉर्मेट के, बल्कि जब सरफराज कैप्टन थे तो बहुत रिलाई करते थे, और उन्हीं की वजह से पाकिस्तान जो T20 फॉर्मेट में काफ़ी अरसे तक
नंबर 1 भी रहा, और बल्कि वो ओपनिंग जो दायरे के ओवर्स में उनसे बॉलिंग कराई जाती थी। तो मेरे ख्याल में शॉर्टर फॉर्मेट के बड़े अच्छे प्लेयर हैं, वेरी गुड फील्डर, और हिटिंग भी कर लेते हैं। और कल जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की और डेब्यू था उसका, उन्होंने 3 आउट किए, तो मेरे ख्याल में उसकी बड़ी अच्छी एफर्ट थी। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। सर साबिक कप्तान सरफराज अहमद की भी थोड़ी सी बात करते हैं, जो कि चैम्पियंस ट्रॉफी विनर थे, ठीक है, पाकिस्तान के कप्तान थे उस वक्त, और कल उनको मौका मिला ओडीआई में काफ़ी एक अरसे के बाद एज अ विकेट कीपर खेले, और मोहम्मद रिजवान भी टीम का हिस्सा थे, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने ग्राउंड फील्डिंग की और विकेट कीपिंग के फ़राइज़ सरफराज अहमद ने सर अंजाम दिए। जी, एक पाकिस्तान के लिए एक डिलेमा है कि ठीक है, बड़े दो अच्छे दोनों कीपर है, लेकिन इसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है कि रिजवान न सिर्फ पाकिस्तान का बेहतरीन कीपर है, बल्कि वो दुनिया के चंद बेहतरीन कीपर्स में है। और उसके साथ साथ फिर जिस तरह उसकी बैटिंग फॉर्म गुज़िश्ता दिनों में रही है, तो इज़ ऑटोमेटिक चॉइस। लेकिन दूसरी तरफ सरफराज की भी पाकिस्तान के लिए काफ़ी खिदमत है और अच्छी परफॉर्मेंस भी रही है। तो गुज़िश्ता डोमेस्टिक में और IPL में उसकी बैटिंग फॉर्म भी बड़ी अच्छी थी, और टीम के साथ वो अदरवाइज़ 2 साल से ट्रैवल कर रहे हैं, अगरचे टीम में खेलने का मौका उसको नहीं मिला। तो कल उनको चांस दिया गया क्योंकि मिडल ऑर्डर में कोई गुंजाइश बन रही थी, कोई इस्टेब्लिश बैट्समैन नहीं था। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे सेलेक्टर्स को या मैनेजमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि 2 कीपर रखने से मेरे ख्याल में अननेसेसरी दूसरे रिजवान पे भी प्रेशर रहेगा। जिस तरह वो कीपर था और कल उसको फील्डिंग करनी पड़ी, और सरफराज एज ए बैट्समैन विद फील्डिंग मेरे ख्याल में टीम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी फील्डिंग इतनी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नहीं है जितनी उसकी रिजवान की है। तो मेरे ख्याल में एक मुश्किल डिसीजन है, और उसको शॉर्ट टर्म पे तो देखा जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे ये सोल्यूशन नहीं है। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट कि दोनों 2 अच्छे कीपर है, लेकिन बहरहाल वी हैव टू गो फॉर द बेस्ट। और इसमें कोई शक नहीं है कि रिजवान जो टीम के लिए उसकी कंट्रीब्यूशन है, और एज ए कीपर उसकी जो परफॉर्मेंस है, और एज ए बैट्समैन है, ही इज़ द फर्स्ट चॉइस। तो टीम मैनेजमेंट को अननेसेसरी उस पर प्रेशर ला के कि सरफराज की टीमी मौजूदगी से उस पर प्रेशर लाया जा रहा है, तो इससे बेहतर होगा कि हम एक यंग बैट्समैन को मिडल ऑर्डर में सेट करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। श्योर सर अब पाकिस्तान ने T20 मैचेस खेलने हैं, 4 मैचेस साउथ अफ्रीका में खेलने हैं, आगे 3 मैचेस जिम्बाब्वे में भी खेलने हैं। तो सर T20 के लिए कल जो हमने बॉलिंग अटैक खिलाया था ODI में, तो यही बॉलिंग अटैक के साथ हम T20 में भी जा सकते हैं? T20 में गुज़िश्ता सालों में तो पाकिस्तान की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। आपको पता है 2009 में हम चैम्पियन रहे, 2007 के फाइनलिस्ट रहे, उसके अलावा भी थ्रू आउट हम शायद नंबर 1 नंबर 2 टीम रहे, माँ सिवाय उसके सरफराज के जाने के बाद वो हमारी वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग थोड़ी मुतासिर हुई। उसकी रीज़न ये थी कि कुछ हम अपने जो की टीम्स है जो जिसको खिलाना चाहिए वो हम खिला भी नहीं पा रहे थे। तो कल जो हमारी बॉलिंग थी, बेसिकली हम 6 बॉलर्स के साथ खेले, तो हमारी स्ट्रेंथ थ्रू आउट शॉर्टर फॉर्मेट में बॉलिंग ही है। तो जब सईद अजमल वगैरह ये खेलते थे तो हम शॉर्टर फॉर्मेट में हम बड़े अच्छे इस वजह से थे कि हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ थी। कल इन्होंने 6 बॉलर्स खिलाए, तो ये बड़ा अच्छा डिसीजन था। तो अगर ये कल वाली बॉलिंग साइड जिसमें उस्मान कादिर और अपना लेफ्ट आर्म स्पिनर मोहम्मद नवाज़ और बाकी हसन अली और ये शाहीन शाह अफरीदी, आरिस रऊफ जो अच्छे स्पेशलिस्ट है स्लो बॉल के, तो अगर ये बॉलिंग अटैक करती है और सिर्फ 1-2 चेंजेस बैटिंग ऑर्डर में हो, इमाम की जगह अगर कोई हिटर को लाया जाए, अपना हमारे पास शर्जील है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के ना सिर्फ साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छे चांसेस है, बल्कि पाकिस्तान को जो अपनी टॉप पोजीशन है रैंकिंग की वो भी रिटेन करनी चाहिए। सर T20 में अब शर्जील खान को भी नाम आ गया और उम्मीद है मौका भी मिलेगा, क्योंकि बाबर आजम के साथ ओपन करते रहे वो कराची किंग्स के लिए, बाबर आजम के साथ काफ़ी खेल चुके हैं वो। और शर्जील खान, आप क्या समझते हैं अगर शर्जील खान और फ़खर जमान ओपन करते हैं तो यह क्या अच्छी चॉइस है पाकिस्तान को T20 में, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप की तरफ से देखा जाए तो? देखिए T20 में शॉर्टर फॉर्मेट है, 20 ओवर है, आपके पास 11 प्लेयर्स है, कोई इतनी ज़्यादा आपको शुरू से हिटिंग पे ही जाना पड़ता है। मेरे ख्याल में ये एक डिलेमा होगा कि अगर ये ओपन करते हैं रिजवान के साथ या फिर बाबर आजम के साथ, जो दोनों अच्छे स्टडी प्लेयर है, बल्कि अच्छे रेट से भी खेल सकते हैं, लेकिन पावर हिटर्स उनको नहीं कहा जा सकता। तो शर्जील खान फिटनेस की इशूज़ है, लेकिन शॉर्टर फॉर्मेट में अल्लाह ने उसको नेचुरल एबिलिटी दी है टू हिट आउट, वो बड़े अच्छा हिटर करते हैं, और फ़खर तो अच्छे फॉर्म में है। तो मेरे ख्याल में दोनों को होना चाहिए। अगर 1 डाउन बाबर आजम खेलते और 2 डाउन मिडल ऑर्डर में रिजवान को खिलाते, लेकिन एट द सेम टाइम एज ए ओपनर उन्होंने रिसेंट मैचेस में काफ़ी स्कोर किया है।
लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग मैं समझता हूँ कि जो स्ट्रोक प्लेयर्स हैं उसको शॉर्टर फॉर्मेट में होना चाहिए, स्पेशली T20 में। तो पाकिस्तान को अगर T20 में अच्छा मकाम हासिल करना है तो मेरे ख्याल में स्टडी प्लेयर के बजाय पावर हिटर्स के साथ जाना चाहिए। और स्टडी प्लेयर, बाबर स्टडी प्लेयर भी है और अच्छे स्ट्राइक के साथ खेल भी सकता है। वन डाउन आके उसके बाद ये आखिर तक चला है, लेकिन ओपन में मैं समझता हूँ कि हमें पावर हिटर चाहिए जो दायरे के पैदल है। सर अब देखें हमारे पास शर्जील खान, फ़खर ज़मान, बाबर आज़म और मोहम्मद रिजवान, फिर हफीज़ ने भी वापस आना है। तो सर मुझे बात समझ नहीं आ रही कि अगर ये 4-5 प्लेयर खेलेंगे तो हैदर अली किस नंबर पे खेलेगा? हैदर अली की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही रिसेंट ईयर में, तो वन डाउन पोजीशन पे रही, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है। और अभी ये ओपनिंग का इशू रहेगा आने वाले पहले T20 मैच में क्योंकि गुज़िश्ता सीरीज़ में जो 2 मैचेस हुए उसमें रिजवान ओपन करता रहा है और साथ हैदर अली भी आता रहा और बाबर आजम भी आते रहे। अभी अगर इन्होंने फ़खर को खिलाना है या शर्जील को खिलाना है तो इनको नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम रिजवान की परफॉर्मेंस भी अच्छी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका के पिचेस पे जिस तरह रिजवान ये 2-3 वनडे में भी पसरा, उसको ओपन खिलाने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। फ़खर की अच्छी फॉर्म लगी हुई है, शर्जील पेस पे अच्छा हुक पुल कर लेता है, तो मेरे ख्याल में रिजवान को नीचे खिलाना चाहिए मिडल ऑर्डर में। और वन डाउन अगर अपना बाबर आजम को ही आना चाहिए और 2 डाउन अगर ये नौजवान बैट्समैन जो है हैदर अली को खिलाए तो रिजवान की पोजीशन कोई 5वें छठे से पहले बनती नहीं है, बल्कि हफीज़ को 5वें पे होना चाहिए। तो ये बैटिंग ऑर्डर हो, लेकिन बहरहाल अगर ये गुज़िश्ता फॉर्म के मुताबिक जाए तो कुछ अजीब फैसले भी कल हो सकते हैं परसों। ठीक है सर, अगर देखें अब आपने कहा जिस तरह के रिजवान को 5वें-6ठे नंबर पे लेके आना चाहिए, ऊपर से तो आपको पता है कि रिजवान के ऊपर बनती नहीं बैटिंग इन T20s में, क्योंकि शर्जील है, फ़खर है, फिर बाबर आजम ने आना ही वन डाउन है, ठीक है, फिर आपके पास हैदर अली है, मोहम्मद हफीज़। अगर ये 4-5 बैट्समैन ऊपर वाले 12 से 15 ओवर्स खेल जाते हैं तो फिर भी क्या मोहम्मद रिजवान को वो 4 डाउन 5 डाउन बैटिंग करवाएंगे, या नीचे हमारे पास हसन अली है, फ़हीम अशरफ है, तो उनको भी चांस दिया जा सकता है? देखिए, हमें इन चीज़ों में बड़ा कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा। एक तो शुरू में अक्सर ऐसे होता है कि दायरे में स्पिनर्स भी लग जाते हैं, अगर दोनों लेफ्ट हैंडर हो तो ऑफ स्पिनर लगा के 1-2 अच्छे ओवर भी अगर अगली टीम ने निकाल लिया तो आपको मैच का काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो एक तो लेफ्ट राइट का कम्बिनेशन ज़रूरी है, दूसरा एक स्ट्रोक प्लेयर के साथ एक स्टेडी प्लेयर के भी ज़रूरी है। तो कल ये पॉसिबिलिटी है कि शर्जील के साथ शायद अपना फ़खर दोनों एक साथ ना आए, दोनों लेफ्ट हैंडर भी है। अगर एक पावर प्लेयर के साथ या फिर ये रिजवान को खिलाए या फिर वन डाउन में अगर ये बाबर आजम आ जाए और उसके बाद लेफ्ट राइट की कम्बिनेशन भी रखे। अगर रिजवान को मिडल ऑर्डर खिलाना भी है, देखिए एंड में भी एक स्टेडी प्लेयर की ज़रूरत होती है स्ट्रोक प्लेयर के साथ। अगर ये 4-5वें पे खेलता है और 12 से लेके 20 ओवर तक इसका रोल ये हो कि वो इनिंग्स भी लेके चले और साथ अपने स्ट्रोक प्लेयर्स को भी ले चले, तो उस स्टेज पे आपके पास अगर पावर हिटर्स है जिस तरह हसन अली है और हमारे दूसरे जो फ़हीम अशरफ वगैरह है, तो उनके साथ इसकी एक कम्बिनेशन बन सकती है मोहम्मद नवाज़ वगैरह के साथ। तो इसमें बड़ा प्लान करना पड़ेगा। अगर आपने T20 में अच्छा आना है, आपको सर्टेन लेफ़्ट राइट कम्बिनेशन करनी पड़ेगी। आप सारे हिटर्स के साथ एकदम जा भी नहीं सकते हैं, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा बिटवीन हिटर्स और बिटवीन स्टेडी प्लेयर्स। तो बाबर आजम कैन बी वन ऑप्शन एज ए ओपनर। दूसरा, अगर वो वन डाउन आते हैं तो मेरे ख्याल में मोस्ट लाइकली ये है कि ये फ़खर या शर्जील के साथ, मोस्ट लाइकली फ़खर होगा, और रिजवान को ही ओपन भेजे, क्योंकि उसके गुज़िश्ता 4-5 मैचेस में वॉज द टॉप स्कोरर T20 में रहा है, तो उसको भी एक दफ़ा एकदम डिस्प्लेस नहीं किया जा सकता। श्योर सर, बहुत शुक्रिया सर आज भी वक्त देने के लिए। इंशाल्लाह फ्यूचर भी आपसे क्रिकेट पे बात होती रहेगी, और T20 अभी स्टार्ट है 10 अप्रैल से, तो इंशाल्लाह T20 के दरमियान भी आपसे T20s पे भी बात होती रहेगी। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, इसी के साथ आज के शो का वक्त ख़त्म होता है। मुझे जवाद खलील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामिद नासिर। अब होगी आपकी बात सिर्फ DTH न्यूज़ पर।